पुरस्कारों की चमक और तालियों की गूंज जब ठंडी पड़ती है तो इंसान अक्सर उस सुकून की तलाश में निकल पड़ता है जो उसे भीड़ से दूर अपनी काबिलियत साबित करने का मौका दे। सानवी भी कुछ ऐसी ही थी, शहर की मशहूर पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट, जिसे हाल ही में उसकी खोजों के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से नवाजा गया था। लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक अनकही प्यास बाकी थी। वो कुछ ऐसा खोजना चाहती थी जो इतिहास के पन्नों में दफन हो चुका हो। इसी चाहत ने उसे अपने पुराने दोस्त दक्ष को फोन करने पर मजबूर किया। बातों बातों में जब सानवी ने अपनी किसी बड़ी खोज की इच्छा जाहिर की तो दक्ष ने उसे कोल्हापुर के घने जंगलों के बीच बसी एक प्राचीन हवेली का पता बताया। दक्ष की बातों में एक अजीब सी हिदायत भी थी और सूचना भी, पर सानवी ने सिर्फ उन पुरानी चीजों के बारे में सोचा जो उस वीरान हवेली में उसका इंतजार कर रही थी। सानवी ने उसी वक्त अपनी पोटली बांधनी शुरू कर दी। उत्साह इतना था कि उस रात उसकी आंखों से नींद कोसों दूर रही। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वो अपने मंगेतर आर्यन के दरवाजे पर थी। आर्यन, जो सानवी का कॉलेज का साथी भी था और अब उसका जीवन साथी बनने वाला था, सानवी को इतनी सुबह देखकर थोड़ा हैरान हुआ। कॉफी की चुस्कियों के बीच सानवी ने जब उस हवेली और अपने सफर का जिक्र किया तो आर्यन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसके साथ चलने का फैसला कर लिया। उसे क्या पता था कि जिस सफर को वो सानवी के साथ बिताने का एक हसीन मौका समझ रहा था, वो उनकी जिंदगी का सबसे भयानक मोड़ साबित होने वाला है। जैसे ही उनकी गाड़ी ने शहर की सीमा लांघी और घने जंगलों की गहरी छांव में प्रवेश किया, सन्नाटा गहराने लगा। हवेली अभी भी 2 किलोमीटर दूर थी कि अचानक उनकी गाड़ी ने साथ छोड़ दिया। बीच जंगल में गाड़ी का खराब होना एक अशुभ संकेत था, जिस पर सानवी का गुस्सा फूट पड़ा। वो सन्नाटा इतना भारी था कि पत्तों की सरसराहट भी शोर जैसी लग रही थी। तभी वहां से साधुओं की एक टोली गुजरी। आर्यन ने जब उनसे हवेली का रास्ता पूछा तो एक वृद्ध साधु की आंखों में खौफ तैर गया। उसने चेतावनी दी कि वो जगह श्रापित है जहां से आज तक कोई जीवित नहीं लौटा। साधु ने बताया कि रातों को वहां बेगुनाहों की चीखें सुनाई देती हैं, पर सानवी, जो सिर्फ विज्ञान और साक्ष्यों पर भरोसा करती थी, ने इन बातों को अंधविश्वास कहकर अनसुना कर दिया। आर्यन के मन में एक अनजाना डर बैठ गया था, पर सानवी की जिद के आगे उसने घुटने टेक दिए और दोनों पैदल ही उस अंधेरे की ओर बढ़ चले। रात के करीब 11 बज रहे थे जब हवेली की विशाल परछाई उनके सामने खड़ी हुई। चारों ओर पसरा सन्नाटा किसी बड़े तूफान की आहट दे रहा था। टॉर्च की रोशनी जब हवेली की दीवारों पर पड़ी तो वहां बने चित्र देखकर आर्यन का खून जम गया। दीवारों पर बड़ी बेरहमी से हत्याओं के दृश्य उकेरे गए थे, जो किसी का भी दिल दहलाने के लिए काफी थे। आर्यन ने वापस लौटने की गुहार लगाई, पर सानवी की आंखों में सिर्फ अपनी कामयाबी का जुनून था। जैसे ही उन्होंने मुख्य द्वार को छुआ, पूरी हवेली की बत्तियां अचानक जल उठी, मानो कोई उनका स्वागत कर रहा हो। तेज हवाओं की झोंकों के साथ चमगादड़ों का झुंड उनके सिर के ऊपर मंडराने लगा। आर्यन का डर अब यकीन में बदल रहा था कि वहां कोई अदृश्य शक्ति है, लेकिन सानवी अंदर की प्राचीन नक्काशी देखने के लिए इतनी उत्तेजित थी कि उसने प्रकृति के इन संकेतों को नजरअंदाज कर दिया। हवेली के अंदरूनी द्वार पर एक विशाल ताला लटका था। दोनों ने उसे खोलने की लाख कोशिश की, पर वो टस से मस न हुआ। जब वे हार मानकर लौटने लगे, तभी बिना किसी चाबी के हवा के एक झोंके ने उस भारी ताले को जमीन पर गिराकर खोल दिया। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। वो सानवी को वहां से भाग जाने के लिए मनाने लगा, पर सानवी ने उसे डरपोक कहकर चुप करा दिया। अंदर कदम रखते ही सानवी अपनी दुनिया में खो गई। वो हर पुरानी चीज की तस्वीरें ले रही थी, जानकारी जुटा रही थी, जबकि आर्यन की नजरें किसी अनहोनी की आशंका में हर कोने को खंगाल रही थी। रात के 2 बज चुके थे, काम पूरा हो चुका था, और जैसे ही वे बाहर निकलने के लिए मुड़े, हवेली ने अपना असली रूप दिखाया। एक जोरदार धमाके के साथ मुख्य दरवाजा बंद हो गया। खिड़की के बाहर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। हवा में तैरती एक भयानक आकृति, सफेद साड़ी, पीछे की ओर मुड़े हुए पैर, खून टपकते लंबे दांत और सुर्ख लाल आंखें। वो साया साक्षात मौत जैसा था।
अचानक हवेली कोड़ों की मार और चीखों से गूंज उठी। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर एक कुर्सी से खिड़की का कांच तोड़ा और बाहर कूदा, लेकिन जैसे ही उसने सानवी का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचना चाहा, एक अदृश्य और बलशाली ताकत सानवी को घसीटते हुए अंधेरे कमरे में ले गई। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आर्यन ने पागलों की तरह दरवाजा तोड़ा, पर अंदर जो मंजर था उसने उसे जीते जी मार दिया। सानवी खून से लथपथ फर्श पर बेजान पड़ी थी। वो मर चुकी थी। मातम की उस खामोशी में आर्यन अपनी मंगेतर की लाश लेकर वापस आया। ताज्जुब की बात यह थी कि जो गाड़ी खराब हो गई थी अब वो अपने आप चालू हो गई। जब वो घर पहुंचा तो उसके दोस्त दक्ष और राहुल वहां पहले से मौजूद थे। आर्यन की हालत और सानवी के शव को देखकर सन्नाटा पसर गया। आर्यन पत्थर बन चुका था। भारी मन से राहुल ने आर्यन को समझाया कि सानवी की आत्मा की शांति के लिए उसे दफनाना जरूरी है। शमशान के उस सन्नाटे में जब सानवी को मिट्टी दी जा रही थी, आर्यन के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वापस लौटकर आर्यन ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। राहुल ने दक्ष से कहा कि वो घर चला जाए, क्योंकि आर्यन को अकेले वक्त चाहिए। जैसे ही दक्ष घर से बाहर निकला, उसके चेहरे से गम का नकाब उतर गया। एक कुटिल मुस्कान उसके होठों पर आई और वो बुदबुदाया कि आखिर उसने अपना बदला पूरा कर लिया और सानवी को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। सानवी की मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, जिसका सूत्रधार उसका अपना दोस्त दक्ष था। उस डरावनी हवेली के सन्नाटे और सनाया की मौत के पीछे का सच जानने के लिए हमें समय के चक्र को 3 साल पीछे घुमाना होगा। ये उस दौर की बात है जब राज, सनाया, राहुल, दीपक और अनामिका एक ही कॉलेज के अंतिम वर्ष में थे। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे कैंपस में दी जाती थी। साथ पढ़ना, साथ घूमना और हर मुश्किल का मिलकर सामना करना। पर जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही इस अटूट दोस्ती के पीछे भी जज्बातों का एक ऐसा जाल बुना जा रहा था जिसकी खबर खुद इन दोस्तों को नहीं थी। दीपक के दिल में सनाया के लिए गहरी चाहत पनप रही थी, जिसे उसने कभी शब्दों का रूप नहीं दिया। उधर सनाया की खामोश निगाहें सिर्फ राज को ढूंढा करती थी और राज के मन में भी सनाया के लिए एक खास कोना बन चुका था। इस त्रिकोण के बीच एक और किरदार था, अनामिका। वो दीपक को पागलों की तरह चाहती थी। उसने कई बार दीपक से अपने प्यार का इजहार किया, पर दीपक का दिल तो सनाया के नाम हो चुका था। अनामिका को कभी ये समझ नहीं आया कि दीपक के इनकार की असली वजह उसके अपने समूह की सबसे अच्छी सहेली सनाया है। एक शनिवार की दोपहर जब कॉलेज की कैंटीन में हंसी ठिठोली का माहौल था, राहुल ने अगले दिन पहाड़ियों की सैर पर जाने का प्रस्ताव रखा। दीपक को लगा कि शहर के शोर से दूर प्रकृति की गोद में वो सनाया से अपने दिल की बात कह पाएगा, इसलिए उसने तुरंत हामी भर दी। राज ने तय किया कि वो अपनी कार से सबको लेकर जाएगा और अगली सुबह कॉलेज के पास वाले बगीचे के बाहर मिलने का वादा हुआ। उस रात दीपक की आंखों में सुनहरे सपने थे, तो अनामिका की आंखों में एक आखिरी उम्मीद। अगली सुबह जब सब वक्त पर पहुंच गए तो राज अपनी नींद के कारण थोड़ा देर से पहुंचा। 1 घंटे के इंतजार के बाद जब राज की गाड़ी वहां रुकी तो सब ने उसे अपनी नाराजगी दिखाई, पर सफर का रोमांच जल्द ही सब पर हावी हो गया। उस सफर के दौरान रिश्तों की कश्मकश साफ दिखने लगी थी। दीपक ने सनाया के लिए कार का दरवाजा खोला, पर वहां अनामिका आकर बैठ गई। सनाया आगे राज के बगल वाली सीट पर जा बैठी। दीपक का दिल एक बार फिर टूट गया, पर उसने खुद को तसल्ली दी कि शायद मंजिल पर पहुंचकर सब ठीक हो जाएगा। रास्ते भर राज और सनाया की चोरी छिपे मिलती नजरें दीपक की जलन को और हवा दे रही थी। पिकनिक स्पॉट पर पहुंचकर सब अपनी धुन में खो गए। झरने की ठंडी फुहारों के बीच जब अनामिका को दीपक के साथ अकेले वक्त बिताने का मौका मिला तो उसने आखिरी बार उसे अपनी जिंदगी में शामिल होने की मिन्नत की, लेकिन दीपक ने साफ कह दिया कि वो उससे नहीं बल्कि सनाया से प्यार करता है। अनामिका को दिल चकनाचूर हो गया। उसने रोते हुए चेतावनी दी कि वो अपनी जान दे देगी, पर जुनून में अंधे दीपक ने उसे अनसुना कर दिया। अनामिका के मन में उस वक्त सनाया के लिए एक खौफनाक नफरत ने जन्म लिया। वो बुदबुदाई कि जिस सनाया के लिए उसे ठुकराया गया है वो उसे कभी चैन से नहीं रहने देगी। दूसरी ओर राज और सनाया तालाब के किनारे खिले नील कमलों के बीच
एक दूसरे के साथ खूबसूरत पल बिता रहे थे। राहुल इन बदलती दूरियों को भांप चुका था, इसलिए उसने थकान का बहाना बनाकर उन्हें अकेले छोड़ दिया। शाम ढलने लगी थी, तभी राज ने एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर जाने की इच्छा जताई। सनाया को ऊंचाई से डर लगता था, इसलिए राज, राहुल और अनामिका ऊपर चले गए और राज ने दीपक को सनाया के पास रुकने को कहा। यही वो पल था जिसका दीपक को इंतजार था। उसने कांपते शब्दों में सनाया के सामने अपने प्यार का इजहार किया, पर जवाब में उसे सिर्फ नफरत मिली। सनाया ने उसे साफ बता दिया कि वो सिर्फ राज से प्यार करती है। दीपक के लिए ये अपमान असहनीय था। जब उसने जबरदस्ती सनाया का हाथ पकड़ा तो सनाया ने उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वो थप्पड़ सिर्फ दीपक के गाल पर नहीं, बल्कि उसके अहंकार पर था। उसी पल दीपक के मन में दोस्ती की जगह बदले की आग जल उठी। वापसी के सफर में सनाया ने इस कड़वे अनुभव के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। अगले दिन कॉलेज में दीपक ने बड़ी चालाकी से माफी मांग ली और सनाया ने उसे एक बुरा सपना समझकर माफ कर दिया। पर असली तूफान अभी आना बाकी था। अनामिका कई दिनों तक कॉलेज नहीं आई। जब सनाया ने फिक्र में उसके घर फोन किया तो उसे पता चला कि अनामिका ने आत्महत्या कर ली है। अनामिका की मां ने बताया कि वो अपनी पुश्तैनी हवेली गई थी और वहीं उसने अपनी जान दे दी। ये वही हवेली थी जहां 3 साल बाद सनाया की जान जाने वाली थी। दीपक को एहसास हो गया कि अनामिका की मौत का कारण वो खुद है, पर उसका पश्चाताप जल्द ही डर में बदल गया। कुछ समय बाद जब दीपक उसी हवेली के पास पहुंचा तो उसे सूरज नाम का एक ग्रामीण मिला। सूरज ने उसे चेतावनी दी कि रात के 12 बजे के बाद उस हवेली से डरावनी आवाजें आती हैं। उसने बताया कि एक औरत की रूह वहां चीखती है। एक आवाज दीपक को पुकारती है और दूसरी आवाज सनाया से बदला लेने की कस्में खाती है। डर के मारे दीपक वहां से भाग निकला, पर उसके मन में एक साजिश पकने लगी। 2 महीने बाद जब राज और सनाया की सगाई हुई तो दीपक का बदला लेने का इरादा और भी पक्का हो गया। उसने अपनी हार को स्वीकार करने के बजाय उस खौफनाक खेल की रचना की जिसमें उसने राज और सनाया को उसी श्रापित हवेली में भेजने का जाल बुना। उसे पता था कि वहां अनामिका की रूह पहले से ही सनाया के खून की प्यासी है। इस तरह वो सफर जो खुशियों के लिए शुरू हुआ था, पुरानी रंजिशों और एक तरफा प्यार की आग में जलकर एक ऐसे शमशान में तब्दील हो गया जहां सनाया की मौत तो बस एक शुरुआत थी। असली कहानी तो उस बदले की थी जो दीपक ने अनामिका की भटकती रूह के जरिए पूरा किया था। अतीत की उन कड़वी यादों ने राज को अंदर तक झकझोर दिया था। उस रात राज अपने कमरे में अकेला था, पर तन्हा नहीं। सनाया की मौत का वो खौफनाक मंजर साए की तरह उसके साथ था। जैसे ही उसकी आंखें लगती, उसे वही पुरानी हवेली, वही खून से लथपथ फर्श और सनाया की बेजान आंखें दिखाई देती। वो अचानक सनाया चिल्लाते हुए बिस्तर से उठ बैठा। उसका शरीर पसीने से भीगा था और सांसें उखड़ी हुई थी। राज की चीख सुनकर राहुल दौड़ता हुआ कमरे में आया। राहुल, जो दीपक के चले जाने के बाद राज को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, वहीं रुक गया था। राज ने सिसकते हुए राहुल को गले लगा लिया और अपनी बेबसी जाहिर की कि कैसे वो मंजर उसे चैन से सोने नहीं दे रहा। राहुल ने बड़े भाई की तरह उसे संभाला, पानी पिलाया और ढांढस बंधाया कि वो बाहर ही है। राज को तब थोड़ा सुकून मिला, पर दूसरी ओर शहर के दूसरे कोने में जो दीपक के साथ हो रहा था वो उसके गुनाहों का हिसाब था। दीपक अपने कमरे में गहरी नींद में था, तभी एक ठंडी फुसफुसाहट उसके कानों से टकराई। दीपक, दीपक। उसने भारी आंखों से देखा तो सामने का नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। वहां अनामिका की रूह खड़ी थी, जिसकी आंखों में नफरत की ज्वाला थी। अनामिका जोर जोर से हंसने लगी और उसने दीपक को याद दिलाया कि कैसे उसने उसे ठुकराया था। उसने चीखते हुए कहा कि जिस सनाया के लिए दीपक ने उसे नजरअंदाज किया था, उसे तो उसने ठिकाने लगा दिया और अब बारी दीपक की है। वो साया पलक झपकते ही गायब हो गया, पर दीपक का चेहरा खौफ से पीला पड़ चुका था। अगली सुबह दीपक बदहवास हालत में राज के घर पहुंचा। उसकी हालत देखकर राहुल और राज समझ गए कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। दीपक ने जब रात का सारा हाल सुनाया तो तीनों के मन में अनजाना डर बैठ गया। राहुल ने सुझाव दिया कि वो एक सिद्ध तांत्रिक को जानता है जो शायद इस रूहानी समस्या का समाधान कर सके। वे तीनों तांत्रिक के डेरे पर पहुंचे, जहां का माहौल हड्डियों और धुएं से भरा था। तांत्रिक ने उनकी बात सुनी और उन्हें अमावस्या की काली रात आने का आदेश दिया। जब अमावस्या की काली रात आई तो तंत्र मंत्र के बीच तांत्रिक ने अनामिका की भटकती आत्मा को वहां बुला लिया।
जलती आग के सामने अनामिका की रूह ने वो सारा सच उगल दिया जिसका बोझ वो मरकर भी ढो रही थी। उसने बताया कि दीपक के तिरस्कार ने उसे मरने पर मजबूर किया और उसी बदले की आग ने उसे सनाया का कातिल बना दिया। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी आना बाकी था। राज ने भर्राई हुई आवाज में तांत्रिक से विनती की कि वो सनाया की रूह को भी बुलाए। वो एक आखिरी बार अपनी मंगेतर से बात करना चाहता था। तांत्रिक ने मंत्रों का आह्वान किया और देखते ही देखते सनाया का साया वहां प्रकट हुआ। राज की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उसने रोते हुए सनाया से माफी मांगी कि वो उसे बचा नहीं पाया। पर तब सनाया की रूह ने जो खुलासा किया, उसने राज और राहुल के पैरों तले जमीन खिसका दी। सनाया ने बताया कि राज की कोई गलती नहीं थी। उसकी मौत कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि दीपक की एक सोची समझी साजिश थी। दीपक जानता था कि उस हवेली में अनामिका की रूह मौजूद है, इसीलिए उसने जानबूझकर सनाया को वहां का पता दिया ताकि उसे रास्ते से हटा सके। जैसे ही दीपक का काला सच सामने आया, वो वहां से भागने की कोशिश करने लगा, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। अनामिका की रूह, जो अब तक तांत्रिक के बंधनों में थी, उसने अपनी पूरी शक्ति से तांत्रिक के घेरे को तोड़ दिया। दीपक का धोखा और सनाया के प्रति उसका जुनून अनामिका के लिए असहनीय था। उसने तांत्रिक का वही पवित्र खंजर उठाया और बिजली की फुर्ती से दीपक के सीने में उतार दिया। दीपक की चीख हवेली की दीवारों से टकराकर दम तोड़ गई। वो वहीं ढेर हो गया। दीपक की मौत के साथ ही सालों से सुलग रहा बदला शांत हुआ। तांत्रिक ने कुछ विशेष पूजा और अनुष्ठान किए, जिससे सनाया और अनामिका दोनों की भटकती आत्माओं को मोक्ष मिल गया। सुबह की पहली किरण के साथ उस खौफनाक अध्याय का अंत हुआ। आज भी राज सनाया को याद करता है, पर अब उसके मन में वो बोझ नहीं था कि वो उसे बचा नहीं पाया, बल्कि उसे इस बात का सुकून था कि गुनहगार को उसकी सजा मिल गई। रात के सन्नाटे में कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस खामोश होकर अगली चीख का इंतजार करती हैं। अगर इस कहानी का अंधेरा आपके दिल तक उतर गया हो, तो समझ लेना कि आज की ये रात सिर्फ और सिर्फ रात फ्लिक्स के नाम थी।